जीआईटी का ऑनलाइन क्लास स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को देखना है कि सप्लाई क्या है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। इस सप्लाई को देखने से पहले हम देखेंगे डिवल जीएसटी मॉडल क्या है, जीएसटी का डिवल मॉडल क्या है, डिवल जीएसटी मॉडल क्या है। साथ में हम देखेंगे सप्लाई क्या है, सप्लाई के साथ हमारी लोकल सप्लाई क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, इनवर्ड सप्लाई क्या है, आउटवर्ड सप्लाई क्या है। साथ ही साथ हम लोग को देखना है टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है और आईटीसी क्या होती है। इन सबको एक कंबाइंड रूप से एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है डिवल जीएसटी मॉडल। देखिए, डिवल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया है। यानी भारत के संविधान में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि भारत में चल रहे किसी बिजनेस पर वो टैक्स लगा सकते हैं और लगाए गए टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ये अधिकार उनको भारत के संविधान में दिया गया है। इसी को बोलते हैं डिवल जीएसटी मॉडल। यानी एक ही बिजनेस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगा सकते हैं और लगाए गए टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं डिवल जीएसटी मॉडल के अनुसार। जिसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट का काम करना है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का मुंह देखना पड़ता था, उसका वेट करना पड़ता था, उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्योंकि खुद पैसा आता है टैक्स का, इसलिए वो अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम खुद ही करा सकती है। अब है सप्लाई। सप्लाई देखो, जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है, बहुत जगह सप्लाई यूज होता है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है, एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर हम गुड्स सप्लाई करेंगे, गुड्स सेल करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर हम सर्विसेज सेल करेंगे तो बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, ये है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बात समझ में आ रहा ना, हम आपको टीचिंग कर रहे हैं, नहीं ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि कोई प्रोडक्ट तो हम आपको दे नहीं रहे हैं, केवल अपना समय दे रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए और आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसी तरह अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं इलाज के लिए, तो वो भी एक प्रकार का सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। किसी वकील के पास जाते हैं आप लोग सलाह लेने के लिए, तो वह भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और किसी दुकान पे आप गुड्स खरीदने जाते हैं तो वो है सप्लाई ऑफ गुड्स। बात समझ में आया? तो अब देखो, ये सप्लाई को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सप्लाई को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा है इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, यानी अगर ओवरऑल हम देखें तो हम सप्लाई को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। उस डायग्राम के आधार पर आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी। देखो, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बना दिया, ये सपोज करो कि हमारा सप्लायर है, ये हमारा सप्लायर है, ठीक। और ये हमारा बिजनेस है, और ये हमारे कस्टमर का बिजनेस है। ये कौन है जो लिख रहा है? हाँ, वही है। देखो ये बैठ के लिख रहा है, एक पहले कीबोर्ड का बटन तोड़ता था, अब जो लिख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमारा तीन बॉक्स हमने बना दिया। हम मानते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, तो हमने इसको क्या कर दिया, बोल दिया बिजनेस। ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा सप्लायर और ये हमारा कस्टमर। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अगर हमारा सप्लायर और हमारा बिजनेस दोनों एक ही स्टेट में, अगर हमारा सप्लायर और हमारा बिजनेस दोनों एक ही स्टेट में, जैसे मान लो कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो हम खरीद रहे हैं एक सप्लायर से जिसका बिजनेस लोकेशन क्या है, कानपुर। तो कानपुर कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो है पटौना,
और पडरौना कहाँ पड़ता है, ये भी यूपी के भीतर है। तो हम दोनों का स्टेट क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि हम दोनों का जो ट्रांजेक्शन है वो यूपी के भीतर से, हम दोनों का बिजनेस कहाँ स्टेब्लिश है, यूपी। तो इस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, अगर यहाँ पर हम अपने सप्लायर से कुछ भी परचेज करेंगे, यहाँ से अपने सप्लायर से हम कुछ भी परचेज करेंगे, हम यहाँ अपने सप्लायर से कुछ भी परचेज करेंगे, तो ये जो परचेज है वो हमारा एक प्रकार का लोकल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। इसे हम बोल सकते हैं लोकल ट्रांजेक्शन, या इसी को हम बोल सकते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट बात समझ में आया? अगर हम अपने सप्लायर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और वो सप्लायर हमारे अपने स्टेट में है, तो हम लोगों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो लोकल ट्रांजेक्शन है, और इसको इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के नाम से भी। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि हमारा एक सप्लायर है, जो सप्लायर है कानपुर का, जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो चूंकि ये सप्लायर भी हमारा अपने स्टेट का है, ठीक, और हमारा बिजनेस भी यूपी में, हम दोनों का स्टेट स्टेट क्या है, सेम है, इसलिए यह जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन हमारा माना जाएगा। यह ट्रांजेक्शन एक प्रकार का लोकल ट्रांजेक्शन, बात समझ में आ रहा ना? इसलिए ट्रांजेक्शन हमारा लोकल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। जहां पर सप्लायर का लोकेशन और हमारा लोकेशन दोनों का सेम स्टेट में हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन हमारे लोकल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये हमारा कस्टमर है, हम इसको सेल कर रहे हैं, ठीक, तो यह भी हमारे ही स्टेट में है। मान लेते हैं कि यह भी कस्टमर क्या है, हमारे अपने स्टेट में है, तो ये जो सेल हो रहा है इसको, इस कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, ये भी एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अपने खुद के स्टेट में है, यूपी में ये भी है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है यह भी हमारा लोकल का ही एक पार्ट माना जाएगा, यह भी क्या है, लोकल ही माना जाएगा, क्योंकि हमारे कस्टमर का भी स्टेट क्या है, हमारे कस्टमर का स्टेट भी यूपी ही। बात समझ में आया? तो ऐसे ट्रांजेक्शन हमारे लोकल ट्रांजेक्शन कहलाए, ऐसे ट्रांजेक्शन हमारे लोकल ट्रांजेक्शन कहलाएंगे, जहां बायर और सप्लायर दोनों का स्टेट क्या हो, बिल्कुल सेम। बायर और सप्लायर दोनों का स्टेट अगर सेम हो तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोकल ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपने सप्लायर को सेल कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लेकर चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि जिस सप्लायर, जब हम परचेज कर रहे थे तो इसका परचेज का प्राइस हमारा था 100 रुपये। हमने सप्लायर से एक प्रोडक्ट परचेज किया तो उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपये। और चूंकि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं इस पर जीएसटी है 5%, तो इस पर सरकार के द्वारा जीएसटी लगाया गया 5%। तो 100 का जो 5% होगा तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये। बस में यार, इस तरह अगर सप्लायर से अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसकी कीमत है 100 रुपये और उस पर जीएसटी 5% अलग से है, तो हमें सप्लायर को टोटल कितना पे करना होगा, 105। तो यहाँ पर जो 5 रुपये हम सप्लायर को टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है ITC। यानी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय जो जितना अमाउंट हम टैक्स पे करते हैं, यानी किसी भी आइटम को खरीदते समय जितना रुपए टैक्स हम पे करते हैं, वही हमारा कहलाता है ITC। ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 रुपये। बात समझ में आया? हम अपने सप्लायर से एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं जिसकी कीमत है 100 रुपये, ठीक, खरीदते समय हम 5% जीएसटी पे कर रहे हैं, यानी जीएसटी हो गया 5 रुपये, तो अपने सप्लायर को टोटल कितना पेमेंट देंगे, 105 रुपये। तो चूंकि 5 रुपये हम जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ITC हो जाएगा यहाँ पर 5 रुपये। अब मान लेते हैं कि यही सेम प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, यही सेम प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपये हमने खरीदा है तो 100 में तो सेल करेंगे नहीं, दाम उसका कुछ बढ़ाएंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, हमारा जो सेल प्राइस है ये हमने कर दिया कितना, 120 रुपये एज्यूम करें। तो सेल करते समय भी जीएसटी हम लगाएंगे कितना, 5%। ठीक है, जितने परसेंट जीएसटी पर परचेज करेंगे सेम परसेंट पे हमें सेल करना होगा, तो 120 का 5% हो जाएगा 6 रुपये, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी हमारी 126 रुपये, 126। तो यहाँ सेल करते समय जो 6 रुपये हम कलेक्ट कर रहे हैं,
सेल करते समय जो 6 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी। यही हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी। यानी इस केस में टैक्स लायबिलिटी कितना है, 6 रुपए। इस केस में जो टैक्स लायबिलिटी वो कितना है, 6 रुपए। बात समझ में आ रहा ना। तो परचेज करते समय जो टैक्स हम दे रहे हैं वो हमारा आईटीसी कहलाता है। सेल करते समय अपने कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो हमारा कहलाएगा टैक्स लायबिलिटी। अब हमको ये देखना है कि दोनों सिनेरियोज हमने देख लिया। हमने ये देखा कि हमारा एक सप्लायर है जो हमारे अपने स्टेट में है, तो हमारे बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कहलाएगा लोकल ट्रांजेक्शन। या हम अपने किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, वो भी हमारे अपने स्टेट में है, तो उसके साथ जो ट्रांजेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, लोकल ट्रांजेक्शन। यहाँ पर परचेज कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को जिसकी कीमत है 100 रुपए। परचेज करते समय 5% जीएसटी ने 5 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। इस तरह हम अपने सप्लायर को टोटल पेमेंट कर रहे हैं 105 रुपए। चूंकि इस 5 रुपए का पेमेंट हम प्रोडक्ट को खरीदते समय पे कर रहे हैं, इसलिए हमारा आईटीसी कितना हो जाएगा, 5 रुपए। सेम आइटम को हम 120 में सेल कर रहे हैं, और जब 120 का 5% जीएसटी जोड़ेंगे तो 6 रुपए हो जाएगा। यानी अपने कस्टमर को टोटल कितने में सेल करेंगे, 126 में। चूंकि यहाँ पर 6 रुपए टैक्स हम कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा यहाँ पर 6 रुपए। अब अगर हमको ये पता करना हो कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमको प्रॉफिट कितने का मिला, सबसे पहला चीज अगर हमको ये पता करना हो कि पूरे ट्रांजेक्शन में हमको प्रॉफिट कितने का मिला, तो प्रॉफिट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। हम यहाँ लिखते हैं सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ये चीज पहले से पढ़ाया गया आप लोगों को, हाँ, ये आरटीसी टैक्स लायबिलिटी बारे में नहीं पढ़ाया गया ना। सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो हमारे केस में सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस है 120 रुपए। तो हम जब 120 में से और 100 रुपए को घटाएंगे, हमारे पास बचेगा कितना, 20 रुपए। और यही 20 रुपए हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। बस मेरा यही 20 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। सेम अगर हमें ये देखना है ठीक कि हमें टैक्स कितना जमा करना है, तो टैक्स का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, टैक्स इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमारे केस में टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 6 रुपए, आईटीसी कितनी है, 5। यानी इस ट्रांजेक्शन में टोटल टैक्स कितना देना पड़ेगा, 1। बस में आया। ठीक है। अब ये जो हम परचेज कर रहे हैं ना, यहाँ अपने सप्लायर से हम खरीद रहे हैं, ये अपने सप्लायर से जो हम परचेज कर रहे हैं इसे हम बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। इसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड सप्लाई। यानी परचेज शब्द ना बोल के हम इस खरीद को, परचेज को बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परचेज, और परचेज के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इनवर्ड्स। ये हो जाएगा हमारा इनवर्ड्स। और ये जो हम सेल कर रहे हैं, तो इसे हम सेल ना बोल के हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स ना बोल के इसको हम बोलेंगे आउटवर्ड्स। ठीक है। इस पूरे एग्जाम्पल से ये सब चीजें क्लियर हो गया। क्या क्या चीज क्लियर हुआ कि हमारा सप्लाई कितने तरीके का है। सप्लाई पहले हमारा 2 तरीके का है, एक इनवर्ड और दूसरा आउटवर्ड। इनवर्ड का भी 2 पार्ट हम बना सकते हैं, लोकल और इंटरस्टेट। और आउटवर्ड का भी 2 पार्ट बना सकते हैं, लोकल और इंटरस्टेट। अगर अपने ही किसी स्टेट के किसी डीलर से हम परचेज करेंगे, वह ट्रांजेक्शन हमारा लोकल ट्रांजेक्शन कहलाएगा, और अपने स्टेट के बाहर के किसी डीलर से परचेज करेंगे वो ट्रांजेक्शन हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। बात समझाया। अगर अपने स्टेट के भीतर से, अपने स्टेट के भीतर के किसी डीलर से अगर हम कुछ परचेज करेंगे तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या उसे लोकल ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। और अपने स्टेट के बाहर के किसी डीलर से करेंगे तो हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि सप्लाई हमारी क्या है, लोकल सप्लाई क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई क्या है, और आईटीसी क्या है, टैक्स लायबिलिटी क्या है, टैक्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इस एग्जांपल से बहुत सारी चीज आपका क्लियर हो जाएगा।